तो हम लोग क्या देखते थे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे गरम दल के बारे में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नरम दल के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये दोनों चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और लाइव क्लास जो हो रही थी बीच बीच से कट जाने के कारण उसे क्या कर दिए गए, तो आप लोग के जो ऐप से डिलीट कर दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये सब, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। इसमें क्या अंश क्या पढ़ रहे थे, नरम दल आज पढ़ेंगे हम लोग। तो नरम दल क्या था, तो वैसे दल थे, ठीक ना, कांग्रेस के वैसे दल थे जो अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। और उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि अगर हम अहिंसात्मक रूप से कार्य करें और बातचीत करें सरकार से, तो सरकार हमारी मांगों को मान लेंगे और हमें क्या दे देंगे, स्वराज या स्वतंत्रता दे देंगे। ऐसा मानना था इसका नरम दल का। और नरम दल में वैसे दल के वैसे व्यक्ति इनके सदस्यता लिए हुए थे। ये सदस्य थे जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पे चल रहे थे, ठीक ना, अहिंसात्मक रूप से आजादी की मांग कर रहे थे। क्लियर हो गया। ये उद्देश्य क्या था कि अहिंसात्मक मार्ग से हम लोग अपने स्वराज या स्वतंत्रता की प्राप्ति करें, ये था। इसमें सबसे बड़े जो नेता का नाम आता है नरम दल में, वो किनका नाम आता है, तो अब सही गेस कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी का, ठीक ना। गांधी जी का सबसे बड़ा जो आता है इसमें नाम आता है गांधी जी का। अब इस गांधी जी के विषय में जान लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा नेता कौन है, नेता सबसे बड़ा नेता नरम दल में, तो वो गांधी जी थे। क्लियर है। गांधी जी के विषय में जान लेते हैं। इनके जन्म से क्वेश्चन आते हैं, इनके जन्म कब हुए। इनका जन्म कब हुआ था जी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, ये अक्टूबर लिखे, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुए थे। कहाँ हुए थे इनका जन्म, तो इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुए थे। पोरबंदर में, गुजरात के एक जगह का नाम है पोरबंदर, उस जगह पे इनका जन्म हुए थे। क्लियर हो गया आप लोग, ठीक ना। कहाँ हुए थे जन्म इनका, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुए थे, ठीक ना। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी कस्तूरबा, और फिर पुतलीबाई इनकी क्या थी, तो इनकी पत्नी थी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। इनके पिता कौन थे जी, करमचंद गांधी, चंद्र गांधी। इनका पूरा नाम इनके पिताजी के नाम से ही जुड़े हुए थे। इनका अगर पूरा नाम पूछा जाए, गांधी जी का पूरा नाम पूछा जाए, तो इनके पिताजी से ही जुड़े थे। क्या थे इनके पिताजी से जुड़े हुए, तो मोहनदास करमचंद गांधी, इनका क्या था, पूरा नाम था, ठीक है। जबकि इसकी बचपन का नाम पूछा जाए, तो इनकी मम्मी जो थी, ठीक ना, इनकी मम्मी गांधी जी के जो मम्मी थी, माँ जो थी, इसे पैर से मुनिया कहते थे। इनका बचपन का नाम मुनिया है। इनका बचपन का नाम क्या है जी, मुनिया है। इनके बचपन का नाम, गांधी जी के बचपन का नाम मुनिया है। क्लियर है। इनका मार्ग क्या था, इनका मार्ग क्या था, सत्य और अहिंसा। इनका मार्ग क्या था, सत्य और अहिंसा। ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक ना। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ये चलने वाले व्यक्ति थे गांधी जी। क्लियर है। इसके अलावा आपकी गांधी जी की प्राथमिक जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो इनके पोरबंदर में ही हुए थे। और इनके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए ये लंदन गए हुए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। फिर लंदन से लौटे हुए थे वकालत करके। फिर लंदन से जैसे लौटे वकालत करके, तो भारत में ही एक व्यक्ति आए दक्षिण अफ्रीका से, और उनके केस लड़ने फिर वो दक्षिण अफ्रीका से गए। अब तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे गांधी जी के बारे में जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी आप क्या करेंगे, नोट से इन सभी के डिटेल और भी आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसमें चलेंगे, तो अब चलेंगे हम लोग दक्षिण अफ्रीका यात्रा। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। गांधी जी क्या हुए थे, 1853 में
1853 में जब इंग्लैंड से वो वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे भारत, तो उस समय 1893 में उस समय क्या हुए थे, तो दादा अब्दुल्ला के केस, दादा अब्दुल्ला जी के जो केस लड़ने के लिए ये क्या, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला के केस मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। और वहां पे जाते ही उनके साथ एक ट्विस्ट हुआ। ट्विस्ट क्या हुए, तो उन्हें एक रेलवे स्टेशन पे धक्के मार के उतार दिया गया। कारण वो काले थे, ठीक। तो कारण क्या था, गांधी जी काले थे। काले होने के कारण उन्हें रेलवे स्टेशन के जो डब्बे हैं, रेलवे के जो डब्बे थे उससे बाहर निकाल दिए, ठीक ना। कारण क्या दिए कि आप काले हैं, इसलिए आपको निकाल दिए। आइए अभी सुनने में थोड़े से वो लगते हैं, मजाकिया बात, फनी से लगते हैं, लेकिन एक पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन दक्षिण अफ्रीका में, वहां पे उन्हें गांधी जी को धक्के मार के निकाल दिए गए। वो काले थे, उनके पास थे सेकेंड क्लास की एसी टिकट, तो गांधी जी को प्रेम पूर्वक धक्के मार के निकाल दिए गए। बिकॉज गांधी जी तो काले थे, है ना, कलुआ नहीं, काले थे, ठीक ना। तो काले होने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। ये थे इनके कारण, ठीक। और फिर इनके क्यों ऐसा हुआ, तो उस दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। रंग के आधार पे लोगों का जजमेंट किए जाते थे कि जो काले थे उन्हें छोटे माने जाते थे और जो गोरे थे उसे उच्च और श्रेष्ठ माने जाते थे। इसलिए गांधी जी के साथ ये भेदभाव किए गए। कौन से रेलवे स्टेशन थे, तो पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन, पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन। यहाँ पे जब 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, तो पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे उन्हें धक्के में मार के निकाल दिए गए थे। कारण क्या दिए थे कि आप श्यामला है, आप काले हैं, इसलिए आपको निकाल दिए गए। क्लियर हो गए, ठीक। और वही पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे आज के दिन महात्मा गांधी जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। क्लियर है। तो पहले तो उसने पहले ही जाते ही फेस कर लिया रंग भेद की नीति। ये भेदभाव, जो रंग के आधार पर भेदभाव होते थे, उन्होंने पहले ही देख लिया। फिर दूसरे बार अब इनके लिए उन्होंने क्या किया, तो महात्मा गांधी जी ने 1894 में डरबन में 1894 में क्या किए, तो 1894 में वहां पे एक नटार, एक जगह का नाम है, वहां पे नटार एक जगह का नाम है, वहां पे, ठीक ना। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। संस्था का नाम क्या था, नटराल। संस्था का नाम क्या था, नटराल संस्था की स्थापना की, ठीक है। किस लिए कहते हैं, रंग भेद के नीति जो थे इनके विरोध के लिए, इन पे समंजन क्या है, इन पे बातचीत करने के लिए 1894 में नटराल समिति के गठन किए गए थे। किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर हो गए। अब 94 के बाद फिर क्या आए, तो 1903-4 के आसपास ये फिर से वहां पे बहुत ज्यादा सक्रिय हुए, ठीक है ना। 1903 में, मैं इधर ही लिख देता हूँ, 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अपनी पहली समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिनका नाम था इंडियन ओपिनियन। मतलब इंडियन का जो ओपिनियन होता है, इंडियन जो भारतीय का जो विचार है वो, तो इसी के इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र क्या किए, प्रकाशित किए 1903 ईस्वी में।
4 में दरबन में आश्रम की स्थापना कर दी इन्होंने। फिर 6 में भी सक्रिय हुए थे। 6 में क्या, तो पहले भारतीयों को एक रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके रहना पड़ता था दक्षिण अफ्रीका में, या शादी करते थे तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था, ऐसे करके थे। तो उनको क्या किए गए, 1906 में जो रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके वो रहते थे वहाँ, उन्हें कैंसिल कर दिए गए कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन कार्ड के आप दक्षिण अफ्रीका में रह सकते हैं। तो 1906 में ये किए गए थे। तो 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1904 में अगर बात किया जाए तो डरबन आश्रम की स्थापना, 1906 में पंजीकरण जो था, रजिस्ट्रेशन था, वो वाले जो प्रमाण पत्र होते थे उन्हें कैंसिल करवा दिए गए। फिर ये आगे भी सक्रिय हुए 1909 में। 1909 में तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी, महात्मा गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी, ठीक ना। अगर पूछा जाए इनकी जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो यात्रा की कब से कब तक की थी, तो ध्यान रखिएगा 1893 से 1915 तक, ठीक ना। 1915 की शुरुआत 9 जनवरी से पहले दक्षिण अफ्रीका में ये थे। तो 1893 से 1915 तक ये दक्षिण अफ्रीका में थे। और दक्षिण अफ्रीका में ही रंग भेद के नीति के खिलाफ पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी किए थे। क्लियर हो गए। पहला सत्याग्रह महात्मा जी के द्वारा अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ हुई थी। क्लियर हो गए, जो कि मैंने बतलाया कि कुछ इस तरह हुई थी। क्लियर। तो पहला सत्याग्रह यहीं पे देखने को मिलते हैं। फिर 1915 में ये भारत लौटते हैं। तो यहाँ से भी कुछ घटना है जो ये इम्पोर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और वहीं पे क्या हुआ, उनके रेलवे स्टेशन पे एक दुर्घटना घटी। कैसे दुर्घटना, उन्हें सेकेंड क्लास की टिकट थी, फिर भी उन्हें क्या काले रंग के आधार पे क्या किया दिए गए, उस कोच से, उस बोगी से, उस डिब्बे से निकाल दिए गए। कौन से रेलवे स्टेशन थे, तो पीटर्सबर्ग। इसी पीटर्सबर्ग पे आज के दिन बड़े प्रतिमा लगे हुए हैं महात्मा गांधी जी। 94 उन्होंने नटराल कांग्रेस या नटराल भारतीय समिति का स्थापना किया। फिर कब, तो फिर इसी समय फिर 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। 1904 में डरबन में इन्होंने क्या किया, समिति बनाया। पंजीकरण 1906 में कंप्लीट किया। तो इस तरह से ये सत्याग्रह धीरे धीरे किए इन क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका में। और फिर लास्ट में 1909 में हिंद स्वराज की पुस्तक लिखे, ठीक ना। हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, कहीं ना कहीं अपने जो अनुभव थे उनका यहाँ पे प्रयोग किया और प्रयोग उनका सक्सेस भी हुआ। ये अनुभव इन्हें आगे भी क्या के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अच्छी भूमिका निभाई। इसलिए तो जैसे ही वो आए महात्मा गांधी जी भारत, तो उनका जो भी सत्याग्रह हुए वो सक्सेस ही रहा, ठीक ना। बहुत कम ऐसे थे जो असफल हुए या अधूरा रह गया, लगभग में सभी पूरा ही हुए थे, ठीक ना। यही कारण था उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया था। तो अगला हम लोग क्या देखेंगे, तो भारत में देखेंगे कि भारत लौटे कब, 1915 में भारत लौटे। तो उसके बाद देखेंगे ये थे कुछ क्या गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका यात्रा में कुछ ये घटनाएं हुई थी। अभी जब पढ़ावे लगा क्लास। तो अगला देखते हैं हम लोग क्या, भारत में हम लोग देखते हैं गांधी जी की गतिविधियां भारत में। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे, भारत, अपने देश लौटे, भारत लौटे 9 जनवरी 1915। ध्यान रखिए ये 9 जनवरी, इस 9 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवास दिवस हम लोग 9 जनवरी को ही हर वर्ष मनाते हैं। ये भी हमें ध्यान होनी चाहिए। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं भारत में इनकी क्या क्या गतिविधियां हैं। लौटते ही इनके जो गुरु थे इन्होंने बतलाया इन्हें कि पहले भारत यात्रा तो कर लो। तो ये अपने गुरु जी के आज्ञा के पालन करने के लिए भारत यात्रा किए।
कौन दिए थे सलाह? ये गोखले जी दिए थे। तो गोखले जी इनके गुरु थे महात्मा गांधी जी के, और गोखले जी ने इन्हें सलाह दिया कि पहले भारत की स्थिति जाननी है तो भारत की यात्रा करो। तो लगभग में ये 2 साल भारत की यात्रा किए, और 2 साल में ही उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया। तो भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में हुई थी। कौन से सत्याग्रह थी? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी जैसे ही भारत लौटे 1915 में, अपने गुरु गोखले की सलाह पे भारत भ्रमण यात्रा पे निकले, और किसी अधिवेशन में, कांग्रेस की किसी बैठक में, 1916 की कांग्रेस की बैठक में, बैठक में इन्हें बतलाया गया चंपारण के किसान के विषय में, कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी किसान की स्थिति, शारीरिक भी स्थिति कैसी है। तो 1917 में क्या हुए? प्रथम सत्याग्रह हुए भारत में। गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कब हुए? 1917 में। कौन से सत्याग्रह थे वो? चंपारण सत्याग्रह। कौन से सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को और किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें नील विरोध आंदोलन के भी कहते हैं, नील विद्रोह भी कहते हैं, नील विद्रोह आंदोलन भी कहते हैं। इन्हें नील विद्रोह भी कहते हैं, नील विद्रोह आंदोलन भी कहते हैं। इन्हें टिनकठिया प्रणाली आंदोलन भी कहते हैं, या टिनकठिया प्रणाली सत्याग्रह भी कहते हैं। तो ये सत्याग्रह हुए थे 1917 में। और ये जो चंपारण है ये कहाँ है? तो ये बिहार के एक जिला है चंपारण। ये जो चंपारण कहाँ है जी? बिहार के एक जिला है। अभी वर्तमान में 2 जिलों में ये बट चुके हैं, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, लेकिन उस समय एक ही थे, चंपारण। उसी के में नील विद्रोह आंदोलन हुए थे। किनके द्वारा हुए थे? किसान के द्वारा। और इन्हें गांधी जी को इस आंदोलन के लिए आमंत्रित राजकुमार शुक्ला ने किया था। आमंत्रण किसने दिया था? आमंत्रण राजकुमार शुक्ला ने दिया था। क्या चीज के आमंत्रण? तो 1916 के जो कांग्रेस अधिवेशन थे उसमें राजकुमार शुक्ला ने बतलाया अपनी स्थिति कहने का मतलब अपने राज्य बिहार के जो चंपारण क्षेत्र थे वहाँ के किसानों की स्थिति बतलाया कि ऐसे ऐसे हैं, आप चलिए वहाँ और इनके सुधार की मांग कीजिए, ऐसे उनका कहना था। उनके बुलावे पे महात्मा गांधी जी, राजकुमार शुक्ला के बुलावे पे महात्मा गांधी जी किनको आमंत्रित किए थे? गांधी जी। तो एमजी गांधी में लिख देता हूँ, महात्मा गांधी, एम गांधी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी इन्हें बुलाए थे। इन्हें बुलाए और फिर क्या हुई? बातें हुई, और फिर गांधी जी पहले इनकी स्थिति को देखे और फिर क्या के इनके सपोर्ट में खड़ा होके, ठीक है। तो पहले समझते हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह की पूरी स्टोरी समझते हैं कि क्या स्टोरी थी। क्लियर है? बने क्या चंपारण सत्याग्रह, ठीक। तो पहले समझते हैं। चलो, इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक ना। तो इस सत्याग्रह के नेतृत्व, इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किए थे महात्मा गांधी जी। किसने किया था? गांधी जी। ये जो सत्याग्रह है ये भारत के प्रथम सत्याग्रह थे। ये भारत के क्या थे?
प्रथम सत्याग्रह थे, ठीक है, प्रथम सत्याग्रह थे भारत के, जो गांधी जी के द्वारा के नेतृत्व में हुए थे। साथ ही साथ ये किस प्रकार के थे, तो किसान विद्रोह थे। ये किस प्रकार के अगर विद्रोह पूछा जाए तो ये किसान विद्रोह थे, किसान विद्रोह थे। चंपारण सत्याग्रह को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या इनके नाम है अन्य, और क्या क्या नाम है इसके, तो नील सत्याग्रह या नीलहे आंदोलन, नीलहे आंदोलन या नील विद्रोह, नील विद्रोह, नीलहे आंदोलन, तीन कठिया पर नाली आंदोलन, ये सब इनके नाम है। क्लियर हो गया आप, इनके ये अन्य नाम है। चंपारण सत्याग्रह का अगर कारण पूछे तो कारण क्या था, तो नील की खेती, नील की खेती इसकी कारण थे। क्या करवाए जाते थे नील के खेती में, तो किसानों से जबरन, किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। साथ ही साथ इन्हें, और जो ये जो क्षेत्र है चंपारण, मैं आपको बतला दूं, ये पीछे भी बतलाया मैंने, ये बिहार के एक क्षेत्र, जिला है चंपारण, एक क्षेत्र है चंपारण। यहाँ पे जो थे, यहाँ की जो बंदोबस्त व्यवस्था थी या जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो भी कठोर थी, तो इन्हें कर भी अधिक लेते थे और किसान से जबरन, किसान से नील की खेती करवाए जाते थे और कर भी अधिक लिए जाते थे। किसी प्रकार की राहत नहीं दिए गए थे इस क्षेत्र के किसान को, तो ये भी एक विद्रोह का कारण था। तीसरा क्या इसका उपलक्ष्य था, तो अगर मैं देखूं तो जहां नील की खेती होती है, किसानों का मानना है था कि जहां नील की खेती होती है वहां पे दूसरा फसल तो होता ही नहीं है, दूसरा फसल उपजाना उतने लाभदायक नहीं होते हैं, अर्थात वो भूमि क्या हो जाते हैं, बंजर के कगार पे भूमि हो जाती है, बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है उपजाऊ भूमि नील की खेती। और नील का जो खेती या उनके जो नील निकालने की जो प्रोसेस है वो भी काफी लंबी होती थी और खर्चीली होती थी, ठीक। और उसके बावजूद भी सरकार क्या करते थे, उनसे जबरन किसानों से नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने से किसानों के भूमि भी बंजर हो रहे थे, उन्हें कर बढ़ा रहे थे लगातार, कुछ मदद राहत के लिए किसी प्रकार के मदद नहीं कर रहे थे। अगर किसी प्रकार के आपदा भी आ जाए तो जिस तरह की ये व्यवस्था थी चंपारण के क्षेत्र में, तो कोई राहत नहीं मिलती थी। क्लियर है। इन सभी कारणों को देखते हुए राजकुमार शुक्ला, इन सभी कारणों को देखते हुए राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण बुलाया सत्याग्रह के लिए। गांधी जी आए और चंपारण में सत्याग्रह किए और फिर ये सत्याग्रह क्या हुए, सफल सत्याग्रह में तब्दील हो गए। तो ये थे आपके चंपारण सत्याग्रह, नीलहे सत्याग्रह, नील विद्रोह आंदोलन, फिर ये सारे ये थे, ठीक ना। आपके अगर एग्जाम में आ जाए कि लिखना कैसे है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो लिखने होंगे आपके कि ये विद्रोह थे या चंपारण सत्याग्रह थे। तो पहले तो आप तो ये समझाइएगा उन्हें कि नेतृत्व कौन कर रहे थे और इनका कारण क्या था, ये पहले होनी चाहिए, ठीक ना। तो अगर लिखने की बात हो गई, अगर लिखना है कि चंपारण सत्याग्रह पे कोई क्वेश्चन आए तो लिखने हो तो कैसे लिखिएगा, सिंपल से आप पहले से स्टार्टिंग क्या कीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किए गए थे। ये सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किसान के निम्नलिखित कारणों के कारण हुए थे, ठीक ना। किसान के निम्नलिखित कारणों के कारण या निम्नलिखित कारणों के कारण किसान के द्वारा किए गए थे, ठीक। उस निम्नलिखित कारणों में आप वर्णित कर सकते हैं जबरन नील की खेती, किसानों की कर में वृद्धि, नील की खेती से भूमि का बंजर हो जाना, दूसरे फसल उतने लाभदायक नहीं होना। और भी लिख सकते हैं कि जो खेत हर जो थे, जिनके पास बहुत ज्यादा खेत थे जिन किसानों के पास, वो भी कर में डूबते हुए, कर्जा में डूबते हुए वो खेतहीन किसान बन गए,
ये भी एक कारण है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन जब चले तो इसके बाद सरकार ने इस मुद्दे पे ध्यान दिया, इनके सुधार के लिए कानून लाए और इनसे जो एक्स्ट्रा जो कर लिए गए थे उसका 25% देने का बात की कि इनको 25% लौटा दिया जाए जितने भी, और साथ ही साथ बहुत सारे राहत और भी किए गए। क्लियर है। तो ये एक प्रकार का इनका इस चंपारण सत्याग्रह का एक निष्कर्ष था। तो निष्कर्ष भी आपको समझ होनी चाहिए कि निष्कर्ष क्या निकला था। ये हुई तो थी, ये समझ आ गए, कारण भी समझ, लेकिन निष्कर्ष क्या हुआ, इन्होंने किया तो, लेकिन फल क्या मिला, तो सफल रहे। सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया जिसने जांच की और फल स्वरूप क्या बोले कि एक्स्ट्रा जो कर लिए उसका 25% लौटाने की वादा किए सरकार। साथ ही साथ ये जबरन जो किसान से जो नील करवाए थे इन पे भी रोक लगा दिए ब्रिटिश सरकार को। क्लियर है, ठीक ना, आप समझ रहे हैं। तो ये निष्कर्ष इनका निकला हुआ था। अब इनके बाद 1917 के आपने देख लिया चंपारण सत्याग्रह। इनके बाद महात्मा गांधी को बुलाए जाते अहमदाबाद आंदोलन में। अहमदाबाद जो सत्याग्रह थे या आंदोलन थे ये बेसिकली मजदूरों के थे, श्रमिक के थे। तो ये तो आप लोग समझ गए, हम लोग चलते हैं उसके अगला क्या, अगला है अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुई थी। इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी जी ही किए थे। ठीक है, इस आंदोलन का कारण क्या था, तो ये एक श्रमिक आंदोलन थे कि इसमें क्या किए थे, मील के जो उस कंपनी जो थे अहमदाबाद में उस कंपनी के श्रमिकों के द्वारा ये आंदोलन हुआ। ये श्रमिक आंदोलन थे या मैं बोलूं मजदूर आंदोलन थे ये। क्लियर। इसका अगर कारण पूछा जाए तो क्या थे, तो कारण इनका था, क्लियर कारण था बोनस, प्लेग बोनस जो था, प्लेग बोनस जो था उनका था। उनका कारण क्या था, प्लेग बोनस। ठीक है, जो कंपनी के जो मालिक थे वो बोलते थे मैं 20% बोनस दूंगा। क्लियर है। मजदूर बोलते थे मुझे 50% बोनस चाहिए। गांधी जी को बुलाया गया इनके अधिकार के लिए, इन्हें प्लेग बोनस दिलवाइए, इनके लिए आप जो कर रहे थे ऐसा ही कुछ कार्य कीजिए या नेतृत्व कीजिए। तो गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चले। ठीक है, 20% और 50% थे। ये थे कौन, ये कंपनी के मालिक के, कंपनी जो थे इनके मालिक 20% देना चाहते थे। मजदूर कितने बोल रहे थे, हमें 50% चाहिए। मजदूर बोल रहे थे हमें कितने चाहिए, तो 50% चाहिए। दोनों के बीच इनके लिए मतभेद थे और ये आंदोलन के रूप लिए, सत्याग्रह के रूप लिए। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे 20 और 50 क्या थे। कंपनी कितने बोल रहे थे, 20% देंगे, मजदूर कितने बोलते 50%। महात्मा गांधी जी आए, कौन आए, गांधी जी आए। गांधी जी ने बोला दोनों के एवरेज निकाल के 35% दे दो। गांधी जी क्या बोले कि ठीक है, ना इनकी बात हो कंपनी की ना मजदूर की, 35% पे हम लोग डन करते हैं। फिर नहीं हुए तो गांधी जी क्या किए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक, तो उपवास ले लिए गांधी जी, और फिर इनके उपवास को देखते हुए तुरंत जो कंपनी के मालिक थे उसने बोला कि छोड़िए ये सब, क्या करते हैं, सारे 27% पर डन करते हैं, और सारे 27% पे डन हो गए। क्लियर हो गए, कारण समझ गए, निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला ये भी समझ गए। अहमदाबाद में, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ है जी, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, मिल मालिक के खिलाफ मजदूर या श्रमिकों ने क्या किए थे, प्ले बोनस के कारण आंदोलन किए थे। ठीक है, इस जो प्लेग बोनस थे इसमें कंपनी अपनी इच्छा अनुसार 20% देना चाहते थे और मजदूर 50% की डिमांड करते थे। गांधी जी इनके नेतृत्व किए, उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि ठीक है 35% आप दे दीजिए, लेकिन गांधी जी की बात नहीं सुनी गई। तो गांधी जी क्या किए, उपवास करने के लिए बैठ गए। उपवास करने के लिए गांधी जी बैठे तो उनकी बात तुरंत सुन ली गई, और फिर क्या कह दिए गए, सारे 27% पे कंपनी और मजदूर के बीच
एग्रीमेंट हुई और इतना इनको बोनस मिले मजदूर। क्लियर हो गया आप लोग। अब इसके बाद क्या थे, इसके बाद थे खेरा जो आंदोलन थे या खेरा विद्रोह, ये थे ठीक ना, वो भी गुजरात की ही जगह है। तो 18 में ही सेम ही 18 में ही ये हुए थे खेरा विद्रोह। तो देखते हैं आप अगला क्या है, अगला है आपका खेरा सत्याग्रह। ठीक है, आपका अगला क्या है, खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुए थे और खेरा ये भी गुजरात की ही एक जगह है, गुजरात के ही एक जगह क्षेत्र थे खेरा, वहाँ पे खेरा सत्याग्रह हुए थे। ये सत्याग्रह का निवेदन गांधी जी के द्वारा ही किए गए थे। साथ ही साथ ये किसान विद्रोह था, ये किसान विद्रोह था। इसमें क्या हुए थे, तो इसका अगर कारण हम लोग जाने, कारण क्या थे, तो सूखे पर जाने के कारण, सूखे ठीक है ना, गुजरात के क्षेत्र में सूखे और महंगाई, उस समय विश्व में महंगाई भी थी। विश्व अब कौन से 1918 के हैं, ठीक, विश्व युद्ध के दौर चल रहे हैं, 1914 से 1918 विश्व युद्ध, तो महंगाई को बढ़े थे। तो महंगाई जो थी, सूखे और महंगाई के कारण क्या हुए थे, किसान की फसल अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन सरकार उनसे जबरदस्ती कर वसूल रहे थे। ठीक ना, ये है गुजरात के क्षेत्र में रेतवारी व्यवस्था थे, आपने समझा था। ठीक, और फिलहाल उसमें क्या थे, तो किसी प्रकार के आपदा आए तो उसमें क्या थे, राहत की प्रबंधन थे, तो प्रबंधन थे, फिर भी सरकार उनसे जबरदस्ती कर ले रहे थे। गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, कर कोई भी किसान भाई कर नहीं देंगे, ठीक ना, लेकिन नहीं मान रहे थे। फिर इनके विद्रोह, किसान और गांधी जी सभी मिलके खेरा सत्याग्रह किए। खेरा सत्याग्रह किए तो सरकार को फिर एक बार झुकनी पड़ी, और सरकार क्या किए, उस समय के जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने क्या किया, तो एक फरमान जारी किया, आदेश जिससे बोलते हैं हम लोग, आदेश जारी किया कि जो किसान सक्षम नहीं है, जो किसान कर देने के लिए सक्षम नहीं है, उनसे कर नहीं वसूला जाए। सक्षम नहीं है वह कर नहीं देंगे या उनसे कर वसूला नहीं जाए, ये आदेश ब्रिटिश सरकार ने जारी किया। और फिर इसका भी एक सफल सत्याग्रह हुए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या निष्कर्ष की क्या इतना, वो भी आपको सारे कुछ बतलाए जा रहे हैं कि क्या क्यों हुआ, कारण क्या था और निष्कर्ष क्या निकला बाद में, वो भी आपको यहाँ पे समझ आ गया है ना। 1918 के तक आप कंप्लीट हो गए। अब 1919 के दौर को हम लोग देखते हैं। 1918 तक कंप्लीट हो गए, तो 1919 के दौर को देखते हैं हम लोग, रॉलेट एक्ट को, ठीक ना। और वहाँ से अच्छे ये छोटे मोटे से आ जाते हैं क्वेश्चन जा रहे हैं। एक चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसके बाद ये छोटे मोटे यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब देखने को मिल जाते हैं। मैंने चूँकि तुम्हें आप लोग को सारे कुछ बतला ही दिया, क्लियर है। अगला हम लोग क्या देखेंगे, रॉलेट एक्ट। अगला देखेंगे हम लोग रॉलेट एक्ट। अगला क्या है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, एक प्रकार के कानून थे जो फरवरी मार्च रख सकते, फरवरी मार्च के आसपास पारित किए गए एक कानून थे, अधिनियम थे, कानून थे, एक अधिनियम थे, एक कानून थे, और रॉलेट एक्ट, ठीक है। इस कानून में क्या प्रावधान थे, प्रावधान हमें इम्पोर्टेंट है समझने। इस कानून में प्रावधान ऐसे थे कि अगर इस कानून के तहत किसी को पकड़ा जाए, और ये कानून सिर्फ और सिर्फ भारतीयों पे अप्लाई होते थे और किसी पे नहीं, भारत में सिर्फ भारतीयों पे अप्लाई होते थे, ठीक। इस कानून का क्या प्रबंधन था, तो प्रावधान इस कानून के क्या थे ये समझिए पर। तो प्रावधान इस कानून का था कि अगर इस कानून के द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाए, ठीक, तो उसके खिलाफ ना तो कोई दलील होंगे, ना कोई अपील होंगी, ना ही इनके खिलाफ कोई वकील होंगे। तो इस कानून के द्वारा क्या थे, ना तो दलील होंगे, ना अपील, ना वकील। कहने का मतलब ना तो मेरी बात सुनी जाएंगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुने जाएंगे,
मैं चाहूँ कि मैं वकील रखूँ तो भी नहीं, मैं चाहूँ कि मेरी बात नहीं सुन रहे तो दूसरे न्यायालय में जाऊँ तो भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बने और इस कानून के अंतर्गत क्या थे, और ये भी जो पकड़ना होता था ना, उन्हें संदेह के आधार पे किसी को भी पकड़ सकते थे और कम से कम 2 वर्ष तक उन्हें जेल में रख सकते थे, ठीक है। और इनके लिए एक स्पेशल केस कोर्ट का गठन किया गया था, वो रॉलेट एक्ट में थे। तो रॉलेट एक्ट में क्या थे प्रावधान कि संदेह के आधार पर किसी भारतीय को पकड़ा जा सकता है। दूसरी बात कि 2 वर्षों तक की कम से कम जेल हो सकती है। और क्या हो सकता, अपराधी के खिलाफ ना तो कोई दलील हो सकती है, ना अपील हो सकती है, ना वकील हो सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोग? ये थे रॉलेट। इन्हीं के विरोध में ठीक है ना, इन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में के जलियांवाला में भारतीय जो क्रांतिकारी दल थे, भारतीय जो नेता थे, वो आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि ये जो कानून है कैसे इसे क्या किया जाए, हटाया कैसे जाए, इस कानून का कैसे निपटान किया जाए या क्या कैसे करना चाहिए इस कानून में, ये चीज़ की डिस्कशन कर रहे थे। और उसी के बीच में आंधुन फायरिंग हुई और हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए, जो कि एक जलियांवाला हत्याकांड के घटना का स्वरूप बना। क्लियर है वो? तो इसके बाद जलियांवाला जो हत्याकांड है उसे देखते हैं हम लोग, क्या कारण थे उनके और क्या क्या हुए थे उसमें, और बाद में क्या इसका परिणाम हुआ, ये भी हम लोग देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग जलियांवाला हत्याकांड। तो वो दिन क्या था, 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, कहाँ जी, अमृतसर, ये अमृतसर पढ़ते कहाँ है, तो पंजाब में पढ़ते। तो मैं ये बोलूँ पंजाब के अमृतसर में एक बहुत ही दयनीय घटना हुई। उसी घटना को हम लोग जलियांवाला हत्याकांड बोलते हैं। इस घटना में हजारों जो भारतीय थे मारे गए थे। इस घटना के विषय में हम लोग समझते हैं कि कारण क्या था। तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व था। इस दिन क्या थे, बैसाखी के पर्व थे। जो नहीं समझते बैसाखी के पर्व, तो सिख का एक पर्व होते हैं बैसाखी। तो बैसाखी के पर्व थे। उस दिन जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी जो थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे, जो नेता थे, वो आपस में बैठ के जलियांवाला बाग में, ठीक ना, जलियांवाला बाग में बैठ के रॉलेट एक्ट, ठीक ना, रॉलेट एक्ट के प्रतिबंध करने पे विचार कर रहे थे, ठीक। और उसी समय पंजाब के जो क्षेत्र थे वहां मार्शल लॉ लगे थे। क्लियर है? तो ये भी एक थे कारण। तो इनका अगर कारण पूछा जाए तो कारण क्या थे, ठीक है, क्यों बैठे थे भारतीय, तो एक रॉलेट एक्ट के खिलाफ, दूसरे मार्शल लॉ जो लगे थे पंजाब के क्षेत्र में, दोनों के विषय में बातचीत कर रहे थे भारतीय। जनरल डायर को इनकी सूचना मिली कि भारतीय जो हैं वो आंदोलन या विद्रोह करने के लिए आपस में इकट्ठा हुए हैं, और वो आए और इस बैसाखी के पर्व में, इस जलियांवाले बाग में, जिस जलियांवाले बाग में मात्र एक गेट था, सिंगल गेट थे, एक कुआं था और पौधे पेड़ थे, ठीक। एक से अधिक 2-3 भी पेड़ हो सकते हैं, फिलहाल एक कुआं थे। अब इसमें जनरल डायर
इंफॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले कि भारतीय यहाँ पे इकट्ठा होके सरकार के विरुद्ध कुछ करने का क्या करे, बातचीत कर रहे हैं। ये सुन के जनरल डायर आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। और इस अंधाधुंध गोलियां जो चली तो हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए। कुछ कुएं में डूब गए, कूद गए तो डूब के मर गए। अब कूदते ही जाओ तो कितने सारे कूद रहे हैं, हजारों की संख्या में। एक पार्क में, एक बाग में लोग हैं, एक ही गेट है जिस गेट पे आप जनरल डायर आ चुके हैं, सभी पे फायरिंग कर रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या में भारतीय की मृत्यु हो गई, भारतीय की हत्या कर दी गई। क्लियर है। और इसके बाद क्या किए गए, जनरल डायर को इंग्लैंड बुला लिए गए। भारत में सिर्फ था नहीं तो इन्हें इंग्लैंड बुला लिए गए। इसी घटना को हम लोग इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। क्लियर हो गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब कोई पूछे तो बतला सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या थे, क्यों हुए थे और कहाँ हुए थे। तो क्या थे, तो ये बड़े ही भारतीय इतिहास में बड़े ही दुखद वाली मोमेंटों में से एक है। पहली बात तो ये देखेंगे। दूसरी थी कहाँ हुई और कब हुई, तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर, जो पंजाब के अमृतसर में हुए थे। और उस दिन था एक पर्व भी बैसाखी का। ठीक है, समझो सभी वहां खुशियां मनाने गए थे। उन्हें क्या मिला, उन्हें क्या मिला, मौत मिला। उन्हें मौत मिले, उन्हें दुखियां मिले। तो ये थे जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन थे वो, जिन्होंने गोलियां चलाने के आदेश दिए थे, जनरल डायर। जनरल डायर ने यह आदेश दिया अंधाधुंध गोलियां चलाने के, और इसमें हजारों भारतीय मारे गए। जनरल डायर को इंग्लैंड बुला लिया गया, कुछ नहीं हुए ठीक इनके खिलाफ। फिर आगे उधम सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जो आगे कुछ किए थे। क्लियर है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्लियर यहाँ पर। तो फिर इसके बाद जो भी घटना हुई थी वो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जहाँ तक ही आज की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बहुत सारी क्या हुई, शुरुआती जो क्लास हुई थी, जो लाइव थी, और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आपकी 2-3 बार वो लाइव क्लास ओपन हुई होंगे और बंद हो गए होंगे, ओपन हुए होंगे, बंद हो गए होंगे। तो कोई बात नहीं है, उसे सुधारे जा रहे हैं। जो भी उसमें है दिक्कत है उसे ठीक कर दिए जा रहे हैं और जल्द ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे। फिलहाल ये क्लास आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।